अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। रमज़ान में हम इफ्तारी और सहरी में यूं खा रहे थे कि बस सारा कुछ ही खा लें, और अब आने लगी है ईद। और ईद पे भी यही होने वाला है कि हम सोचेंगे पूरा महीने हमने खाया नहीं, तो जो हमारे सामने आता है हम खा लें। 5 दिन की छुट्टियां भी हैं, गर्मियां भी हैं, और हमारा बस नहीं चलेगा क्योंकि हमारे यहाँ और कोई एक्टिविटी तो होती नहीं। हम खुशी हो या गमी, हमारा जोर सिर्फ खाने पे होता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट ये होता है कि जितने भी माहिर अमराज जिगर और मैदा डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास बढ़ जाता है रश। सारे डॉक्टर बाकी बैठे रहते हैं और सारा का सारा रश जो है आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास होता है। इमरजेंसी और ओपीडी भरी होती है और उन दिनों डॉक्टर बेचारे को भी छुट्टी नहीं मिलती। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रमज़ान का आखिरी अशरा है, रमज़ान आपने पूरा गुजारा, उसमें आपने टूट पटांग चीज़ें भी आप खाते रहे, और अब जैसे ईद आएगी आप खाएंगे, बाहर भी खाएंगे, और फिर आप पेट पकड़ के जो बैठ जाएंगे, आपने किस तरह नहीं बैठना, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करनी है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर हैदर अब्बासी की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी डॉक्टर वेलकम साहब? सलाम। तो आपके पास तो ये रश बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है आजकल, खूब हर कोई आ रहा है, कोई कह रहा है बदहजमी है, कोई कह रहा है ब्लोटिंग है, गैस है। तो मुझे बताइए कि अब ईद भी आ रही है, तो आपका क्या एडवाइस है सब लोगों को कि भाई क्या उन्होंने करना है ईद पे? जी बिल्कुल ठीक आपने बताया कि एक तो रमज़ान में भी जो कि रश कम होना चाहिए, हर जगह रश कम होता है, लेकिन जो हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज़ हैं या ओपीडी है स्पेशली गैस्ट्रो की, वहाँ पे एकदम से रश बढ़ जाता है। और आजकल भी हम देख रहे हैं मरीज़ों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। फिर इसी तरह ईद पे भी जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे ही होगा, जो कि हर साल होता है। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा लोग ओवर ईटिंग करते हैं, और फिर ये होता है चाहे सहरी है, अफ्तार का वक्त है, ओवर ईटिंग करने के बाद लोग रेस्ट करते हैं, खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं। और वैसे भी जो खुराक इस्तेमाल की जाती है, ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं कि वैसे ही आपका मैदा भी अपसेट होता है। तो हम देखते हैं कि अक्सर लोग या पेट ख़राब हो जाता है, गैस्ट्रोएंटाइटिस जिसको कहते हैं, उसके साथ आ रहे होते हैं, या फिर स्टमक पेन, या वॉमिटिंग हो रही होती है, या रिफ्लक्स हो रहा होता है, जो लोग तेज़ाबियत की कंप्लेंट कर रहे होते हैं। इस तरह के इवन कॉन्स्टिपेशन के साथ भी लोग आ जाते हैं। उसकी ये वजह है पानी कि की कमी भी है। पानी की कमी भी हो गई, फिर फाइबर डाइट भी यूज़ नहीं करते। तो ये सारी वजूहत हैं। इसमें लोगों को ये चाहिए कि एक तो अपनी जो डाइट है वो बड़ी सिलेक्टिव रखें। आप सुबह भी खुराक थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें ज़्यादा चिकनाई ना हो। तली हुई चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा मिर्च मसाले वाली जंक फूड, बेकरी आइटम्स, ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ एक वो ट्रेडिशन है कि तब तक आप रोज़ा अफ्तार नहीं करते जब तक कुछ ये बेकरी प्रोडक्ट्स या समोसे हमने उसको पकोड़े इस फर्ज तरह बनाया हुआ है की ना। चीज़ें नहीं होती। तो वो यूज़ कर लेने के बाद ये होता है कि एक तो आपका स्टमक तो डिस्टर्ब होता ही होता है, साथ आपके अपने लिए भी आगे रोज़े रखना भी जो है ज़रा मुश्किल होता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। थोड़ी मिकदार में चलें आप ले लें, लेकिन इसको अवॉइड करें। खाना खा के फ़ौरन लेटें नहीं, ताकि जो आपने खाया है वो टाइम से आगे जाए, हज़म हो सके। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ़ाइबर डाइट यानी फल और सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिर रमज़ान में अक्सर ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे या हैवी खा लेंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है। आपको चाहिए कि आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करें, प्रोटीन्स इस्तेमाल करें। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मुराद मेरी ये है, जैसे जो होता है, या होल व्हीट होती है, होल ग्रेन्स, ऐसी चीज़ें जो आपको देर पा एनर्जी देते हैं, लेकिन आपका मैदा भारी नहीं होता उस तरह से। तो ये कुछ चीज़ें जिनसे आप बच सकते हैं। फिर जो लोग पहले से स्टमक के पेशेंट्स हैं, जिनको अक्सर इश्यूज़ रहते हैं, उन्हें तो चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से, अपने मॉलेज से जो उनको मेडिसिन्स मिली होती हैं, वो बाकायदगी से इस्तेमाल करें। और फिर भी अगर कोई ज़्यादा सिम्टम्स आएँ तो फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट तो करें। ये तो आपने सारी बात बताई ना ओवर ईटिंग के हवाले से। अब आगे गर्मियां भी हैं, और गर्मियों में आपको पता है चीज़ बाहर ख़राब हो जाती है, बिजली भी नहीं होती, और बहुत सारे लोग बाहर का खाना इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ की हाइजीन तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है, नाले के ऊपर भी चीज़ें तली जा रही होती हैं, बिक्री होती है। तो भी बहुत सारे लोगों को ये ओरोफिकल रूट जिसे हम कहते हैं कि गंदगी से जो गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है और फिर डायरिया होने लगता है। जब उनको एक दफ़ा पेचिश होती है तो हमारे यहाँ ये टेंडेंसी है कि उसके बाद उनकी हर चीज़ बंद कर देते हैं, बजाय इसके कि उनको रिहाइड्रेट करें। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए लोगों को कि कितना ज़रूरी है कि वो साफ़ फिर पानी का इंटेक अपना करें या नमकियात का। जी बिल्कुल, जो रमज़ान में हम ये देखते हैं पेशेंट्स की तादाद में जो इजाफा, उसकी ओवर ईटिंग तो है ही है। एक वजह ये भी जो आपने पॉइंट आउट की कि जो हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। तो अक्सर लोग जब कोई गंदी चीज़ खा लेते हैं, फिर उनका ज़ाहिर इन्फेक्शन हो जाता है, पेट ख़राब होता है। तो यहाँ पे एक तो खाना तो बंद करते ही करते हैं, दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन शुरू करते हैं। जब किसी का पेट ख़राब होता है वो ज़रूर एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और फिर अगर वो डॉक्टर के पास विजिट करते हैं और डॉक्टर कहेगा भी कि आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, तो वो मुतमईन नहीं होते, वो फिर भी कहेंगे नहीं आप मुझे एंटीबायोटिक दें।
तो जब आपका पेट ख़राब हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप एंटीबायोटिक लें। असल चीज़ ये है कि आप अपनी जो पानी की इंटेक है, आपका पानी कम नहीं होना चाहिए। जितना वाटर लॉस हो रहा है उतना वाटर आप लेते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप अपना पानी का जो इंटेक है उसको बैलेंस करें उसके साथ, और उसके बाद अपने मॉलिज के मशवरे से वो अगर समझेगा कि आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तभी आपको वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा। तो आप अगर किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो ये आप ज़िद बिल्कुल ना करें कि मुझे ज़रूर एंटीबायोटिक दें। समटाइम्स प्रोबायोटिक दे दिए जाते हैं, समटाइम्स आपको अक्सर वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहा होता है। तो ख़ुद भी आप ज़िद ना करें और ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अच्छा, प्रोबायोटिक की आपने बात की तो इसमें दही जो है, और वैसे तो वो एंट्रोजर्मना वायल वगैरह जो मिल रही होती है, तो वो किस तरह लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? और रेगुलर आपकी रेगुलर लाइफ में भी, जैसे हम कहते हैं ना, सहरी में भी अगर हम दही ले लेते हैं तो वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक फॉर योर नेचुरल गट फ्लोरा है। तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि दही के अलावा और लोगों के पास क्या ऑप्शंस हैं गुड प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक्स में दही बिल्कुल एक अच्छा सोर्स है, वो लोगों को यूज़ करना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा कि अक्सर हमने देखा है कि बाहर से लोग जब कोई चीज़ बेकरी आइटम्स लेते हैं तो दही या फिर चटनी ऐसा की चीज़ें ले लेते हैं जिसमें गंदा पानी डाला होता है। तो वो फिर पेट तो ख़राब करता ही करता है, साथ आपको पीले यरकान का भी, और ज़ाहिर है जितनी भी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं उसका ख़तरा आपको रहता है। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल करें कि जो भी आप खाएं वो साफ़ हो, और जो ये बनाने वाले हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब एक चीज़ बना रहे होते हैं तो सिर्फ जब इतनी आप मेहनत करते हैं और उसकी प्राइस भी होती है, सिर्फ आप जो गंदा पानी ऐड कर देते हैं उससे वो सारा जो है वो चीज़ जो उसकी जो अफादियत होती है वो ज़ाया हो जाती है, उल्टा वो किसी के लिए बीमारी का बाइस बन सकता है। तो बिल्कुल दही और ऐसी चीज़ें जो हैं ये यूज़ करनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी प्रोबायोटिक्स हैं, जैसे आपने कुछ नाम लिए, तो वो आपको डॉक्टर के मशवरे से, जैसे मैंने एंटीबायोटिक के लिए कहा, इसके लिए भी कुछ लोगों ने जब प्रोबायोटिक का सुना तो वो भी उन्हें अननेसेसरी बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए यूज़। अच्छा, जो ये दवा लेते हैं जिससे कि आपका डायरिया रुक जाए, ठीक है, हमें बड़ी फेमस कुछ दवाइयाँ हैं, तो ऐसी दवाइयाँ लेनी चाहिए या नहीं? जो भी टॉक्सिन आपके अंदर है उसको बाहर निकलने देना चाहिए? जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। और हमारे यहाँ ये होता है कि जब भी किसी को मोशन होता है वो 2-3 अद्वियात हैं, बस ये आप खा लें आपको मोशन रुक जाएंगे, बंद हो जाएगा। तो उससे जो आपका इन्फेक्शन है, जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे बैठा हुआ है। सिर्फ एक आप अपने आप को वो बता रहे हैं कि जी मोशन रुक गए, उन मेडिसिन बिल्कुल आपको नहीं लेनी चाहिए। हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़िया हो रहा है तो फिर हो सकता है डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, अदरवाइज रूटीन में आपको खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, ORS बनाने का सही तरीका भी बता दें, क्योंकि कई लोग जो है वो सैशे अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके पास सैशे नहीं होता, तो हमें जो सिखाया गया है उसमें आप ही बता दीजिए कि एक जग साफ़ पानी में कितना नमक, कितनी चीनी और कितना लेमन वगैरह डालना होता है। वैसे तो ORS जो प्रैक्टिकली हमने ऑब्ज़र्व किया कि जब पेशेंट को आप कहते हैं ना ORS पियो, तो वो जब थोड़ा सा पीता है तो फिर उसका दिल भर जाता है और वो नहीं यूज़ करता। तो वैसे तो ORS बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो मेरा मशवरा यही है कि आप सैशे ले लें। उसमें एक तरीका ये कि मुख्तलिफ फ्लेवर्स के ले लें, ताकि जब आपने एक फ्लेवर का लिया फिर आप नेक्स्ट दूसरे, तो आपका एक तो पेशेंट का दिल नहीं भरेगा, तो वो इजीली कंज्यूम कर सकता है। उसके अलावा अगर ये नहीं है और आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप पानी उबालें, उसको साफ़ पानी होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये। उसमें कुछ आप नमक और चीनी डाल के वो यूज़ कर सकते हैं। नमक डाल लें और थोड़ी सी 1 टेबल स्पून चीनी डाल लें। चीनी डाल के आप वो और यूज़ कर सकते हैं। लेमन डालना चाहिए कि नहीं? लेमन डाल सकते हैं, लेकिन वैसे उसमें ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा बताएंगे, बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं उनको जब डायरिया हो जाता है तो वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो बच्चे तो बहुत रेजिस्ट भी कर रहे होते हैं, उनको ORS पिलाना भी मुश्किल होता है, तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं ताकि उनको इंट्रावीनस या ड्रिप लग सके इससे पहले कि वो डिहाइड्रेट हो जाएं? क्योंकि लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि वो पहले बिल्कुल ही बेचारा डिहाइड्रेट हो जाता है फिर जाते हैं, और थोड़े से साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन भी बता दें बच्चे के। जी बिल्कुल, जब पानी की कमी हो रही होती है तो आप सबसे पहले तो ये कि मुंह के ज़रिए ओरल रूट से पानी दें, ORS जो भी लिक्विड्स आप देते हैं, ताकि पानी की कमी पूरी हो। और अगर वो बच्चा नहीं रोक पा रहा, उसको वॉमिट हो रही है या डायरिया होता जा रहा है, तो फिर ज़रूर आप करीबी मॉलेज के पास जाएं, और वहाँ पे भी जाके आप एंटीबायोटिक की वजह सबसे पहले आपका फोकस जो है वो फ्लूइड्स पे होना चाहिए, जो ड्रिप है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। एक कॉलर आ गए, पहले ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम मैडम, मैं असलम बलोच बात कर रहा हूँ, कराची लियारी से। जी जी बताइए। मैडम कैसे हो? 2-3 प्रोग्राम के बाद नजर आ गई। नहीं, मैं इधर ही हूँ। थैंक यू। आप बताइए कैसे हैं? जी, और क्या मसला है? शुक्र है अल्लाह। मैडम ये मुझे तकरीबन यानी 2-3 हफ्ते के बाद ऐसा कमजोरी मुझे फील होता है। मेरी उम्र 60 साल है, यानी 7 साल है ना। ठीक है। हाँ, कमजोरी होता है।
लगने में लगता हूँ तो जवान हूँ ना। लेकिन ये कमजोरी होती है। मैदे में भी मेरा मैदे का क्या मसला है? प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है मैडम? मैदे में ये मैं ज्यादातर कब्ज होता है मैडम। कब्ज होता है आपको? ठीक है। हाँ कब्ज, यानी ये क्या नाम है, ज्यादा नहीं, कभी मैं राइजिक वगैरह शाशे लेता हूँ, इससे फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाता हूँ। अच्छा चले ठीक है। अच्छा, मैं वॉक भी मैडम तकरीबन हफ्ते में 4-5 मरतबा वॉक भी करता हूँ, यानी आधा घंटा। हाँ वॉक मतलब सुबह में जाता हूँ ड्यूटी पे, मेरी ड्यूटी भी उस तरफ है, मैं पैदल जाता हूँ किसी भी तरफ। चले बहुत शुक्रिया, अभी आपको जवाब देते हैं। थैंक यू जी। तो जैसा इंड्राइज़ेक भी लेते हैं। हाँ, और उन्हें बताया कि 60 साल उनकी उम्र है और वो लगते जवान है, तो ये तो अच्छी बात है। तो जो ने बताया कि उनको कब्ज़ रहती है, ये मसला बता रहे थे। इसमें सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंज है आपका, मतलब बजाय आप मेडिसिन पे जाएं, वो तो बात की बात है, सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज है। उसमें यह कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, जो हम पहले बात कर रहे थे। फिर फाइबर अपनी डाइट में बढ़ाना है, और फाइबर बढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि आप सब्ज़ी और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पूरा का पूरा खाएं बजाय जूस। जी बिल्कुल, और सैलड यूज़ करें। ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो डाइट है, जब उसमें फ़ाइबर ज़्यादा होगा, फिर जो स्टूल बनेगा वो रिलेटिवली सॉफ्ट होगा और आपको कब्ज़ नहीं होगी। फिर भी अगर ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी आपको कब्ज़ रहती है, तो फिर ये किसी बीमारी की अलामत भी हो सकती है। लेकिन अमूमन ये इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और कोई ऐसी वजह होती है। फिर चूँकि एज जब आपकी ज़्यादा हो और ये प्रॉब्लम आ रहा हो, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपकी कुछ टेस्ट करके एटलीस्ट इवैल्यूएशन कर लेगा कि आपको किसी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है या सिर्फ ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। अच्छा, ये जो वॉक तो ये चलें करते हैं, ये अच्छी चीज़ है, पानी भी ये ज़्यादा पियेंगे। कुछ चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं जैसे हस्क वगैरह, इसबगोल हो गया, आपका तुख मलंगा हो गया, ये चीज़ें यूज़ कर लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ लैक्सेटिव और स्टूल सॉफ्टनर के? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये कर लें। ये सारे जो इनमें फ़ाइबर है, और फाइबर आपको अपनी डाइट में बढ़ाएंगे तो रिजल्ट तो बस आएगा। आप आज से जो है ना अपना फाइबर जो है वो बढ़ा लें। आपने सुबह दलिया खाना है और चक्की के आटे की रोटी खानी है, और फ्रूट और वेजिटेबल को बजाय जूस बनाने के या छील के खाने के पूरा का पूरा सब्जी और फ्रूट खाएं, तो आप ठीक हो जाएंगे। और कमज़ोरी भी आपकी दूर हो जाएगी, आपकी विटामिन डी, बाकी विटामिन्स की कमी भी जो है वो पूरी हो जाएगी। अब अगले कॉलर से पहले हम जो बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे इसके बारे में कर रहे थे, तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जो बहुत एक और कॉमन है, जो गैस बन जाती है। बहुत सारे लोगों को ना आजकल इफ्तारी के बाद उनको समझ नहीं आता, बटन बिल्कुल फटने वाला हो रहा होता है, ब्लोटिंग हो जाती है, और वो गैस जो है वो पूरा दिन फिर उनको डकार भी आते रहते हैं, खारिज भी होती रहती है। तो इस डिस्कम्फर्ट के लिए वो क्या किया करें? इसमें भी जो गैस का इशू, एक तो ये होता है कि ऑब्वियसली ओवर ईटिंग हो गई, फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पी लिया, उससे भी पेट भारी हो जाता है, फिर खाना खा के फ़ौरन लेट गए, वो भी इसका कॉज है। फिर कुछ लोगों को पहले से कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे अमूमन शुगर के मरीज़ होते हैं, उनका मैदा वैसे ही आहिस्ता चलता है और उनकी शुगर भी अच्छी कंट्रोल नहीं जा रही होती। और फिर जो हमारी डाइट होती है, जैसे पहले हमने बात की, जो फैटी फूड होता है वो बहुत देर से हमारा मैदा क्लियर करता है। वैसे हमारा स्टमक जिस टाइम में क्लियर होता है, आप अक्सर जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इस तरह की खुराक होती है वो पड़ी होती है मैदे में अभी तक। तो एक तो यही चीज़ जो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि आप अपनी जो डाइट है उसमें से इन चीज़ों को निकालेंगे, बेकरी आइटम्स और जो जंक फूड है, फैटी फूड, हाँ, इन चीज़ों को निकालेंगे। नंबर 2, आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी की अच्छी अमाउंट में पीना चाहिए। ज़ाहिर है आपको डिहाइड्रेशन नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा पानी भी एकदम से ना पिए कि वो आपके लिए भारी हो जाए। खाना भी इसी तरह आप थोड़ा खाएं और मुनासिब मिकदार में खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। और फिर खाना खा के लेटें नहीं, कम से कम एटलीस्ट 2 घंटे का वक्फा रखें। आपका जो खाना है और जो लेटना है उसमें 2 घंटे का वक्फा। चलिए जी, नेक्स्ट कॉलर जी, बताइए कौन कहाँ से? हबीबुर रहमान बात कर रहा हूँ मैडम, गिलगित से। जी जी, बताइए कैसे हैं? खैर है मैडम, दुआ है आपको। बताइए क्या इशू है? अच्छा मैडम, मेरा ये मसला है कि मुझे एक पायलोरी है और उसका बहुत एंटीबायोटिक खाया, टेस्ट किया और वो सेट नहीं हो रहा है। तो आज बड़ा मेरा खुशकिस्मती है कि मैदे का डॉक्टर साहब टीवी पे, तो हमने सवाल इस हवाले से कि मुझे गैस ज्यादा होता है, जो भी चीज खाते हैं गैस्ट्रिक होता है और बहुत तकलीफ होता है, ठीक है, खासकर रात को। अच्छा, मुझे बताएंगे आप तो इस हवाले से डॉक्टर साहब कोई रहनुमाई करे कि ये पायलोरी मेरा खत्म हो जाए और ये गैस्ट्रिक खत्म हो जाए। उम्र मेरा 40 साल है जी। अच्छा, मेरे 2 आपसे क्वेश्चन हैं। एक तो मुझे अपनी एज बता दें। 40। अच्छा, और दूसरा मैंने ये पूछना है, ये जो आपको आप कह रहे हैं आपका एच पायलोरी ख़त्म नहीं होता, इसके लिए आप कौन सा टेस्ट करवा रहे हैं? आप खून का टेस्ट करवा रहे हैं या पाखाने में टेस्ट करवाते हैं? ये
सर वो अंदर से वो लिए थे, अपना सैंपल लिए थे मेरे से, वो बायोप्सी के जरिए से। अच्छा, उसके कराया था। ठीक है, उसमें पॉजिटिव आया, फिर आपने दवाई इस्तेमाल कर ली? फिर वहाँ डॉक्टर ने मुझे दवाई किया, वो इस्तेमाल किया, उससे कुछ भी मेरा फर्क नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद कौन सा टेस्ट हुआ आपका? उसके बाद सर ये जो एंटीबायोटिक होता है फार्मूला है, वो इसका यूज करते नहीं, वो यूज करके टेस्ट कौन सा हुआ आपका? नहीं होता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि फिर से टेस्ट कौन सा कराया दूसरी दफा? और मैदे के वो लिए थे, सिंपल किए थे। फिर से मैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप सुनिए जवाब जी। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट इन्हें पॉइंट हमें दे दिया डिस्कस करने के लिए। एक मिथ है, मेरे ख्याल में एक मिथ बन चुकी है, एच पाइलोरी। ठीक है, वो एक जरासीम है मैदे का, उसमें कोई शक नहीं है, कुछ लोगों को तंग भी करता है, लेकिन जो यंग लोग हैं उनमें हमने देखा है कि जिनको मैदे की तकलीफ़ होती है, गैस होना, तेज़ाबियत होना, आप उनमें जितना मर्ज़ी वर्कअप करा लें, एक बड़ा वजह स्ट्रेस है। 60 से 70% लोगों में जो मैदा, आप उनको मेडिसिन दे रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स भी खा रहे हैं, वो ठीक नहीं होते, उसकी वजह स्ट्रेस होता है। जैसे ही आप उनका स्ट्रेस मैनेज करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। अब जो एच पाइलोरी है, ये एक डिप्रेशन का कॉज बन चुका है, बिलखसूस हमारे लोगों में। उसकी वजह यह है, मैंने देखा है कि लोग अपना एच पाइलोरी का ब्लड में टेस्ट करवाते हैं, जो कि एच पाइलोरी एंटीबॉडी होती है। वो अगर एक दफ़ा पॉजिटिव आई है, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। गली मोहल्ले में हर जो छोटा मोटा क्लिनिक होगा या मेडिकल स्टोर होगा, वहाँ पे वो किट्स पड़ी होती हैं, लोग जाते हैं, अपना बताते हैं मैदे में मसला है, वो बंदा कहेगा आप अपना ये टेस्ट करवाएं और आपको कहेगा आपको एच पाइलोरी है। घर आएंगे, एंटीबायोटिक का कोर्स करेंगे, फिर दोबारा जाएंगे, फिर वो किट पे टेस्ट होगा, फिर पॉजिटिव आएगा। अब वो जो बार बार पॉजिटिव आ रहा होता है ना, वो मरीज़ को एक नफसियाती मरीज़ बना देता है। वो कहता है कि ये कोई ऐसा जरासीम मेरे अंदर आ गया, मैंने इतनी एंटीबायोटिक्स खा ली हैं और मैं ठीक नहीं हो रहा। तो एक जो मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि एच पाइलोरी का जो टेस्ट होता है, फर्स्ट टाइम अगर आपने ब्लड में कराया, एंटीबॉडी आई, फिर तो ठीक है। उसके बाद आप कभी भी दोबारा ना करवाएं ब्लड में, क्योंकि वो तो एंटीबॉडी है, वो पॉजिटिव रहेगी। अगर आपने टेस्ट करवाना है तो उसके लिए टेस्ट, जैसे इन्होंने बताया कि एंडोस्कोपी हुई तो बायोप्सी हुई थी, उसमें चलें ठीक है। वरना स्टूल में टेस्ट होता है, एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन, वो टेस्ट करवाएं, या फिर यूरिया ब्लड टेस्ट आप करवा सकते हैं। अच्छा, फिर आपने जब आपको एच पाइलोरी आया, और अब जैसे इनकी अलामात हैं, ज़रूरी नहीं है कि एच पाइलोरी की वजह से आ रही होंगी, लेकिन ये उनने उसके साथ एसोसिएट कर लिया कि ये उसी वजह से हो रही है, और ऊपर से वो जो नेगेटिव नहीं हो रहा, वो इनके लिए एक और प्रॉब्लम बन गया कि पता नहीं मुझे ऐसे क्या। तो आपको चाहिए कि एक तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, एज लॉन्ग एज आपको कोई रेड साइंस नहीं आ रहे, जैसे आपका वज़न नहीं गिर रहा, या आपका जो पाखाना है वो स्याह काले रंग का नहीं आ रहा, या आप खुदा न खासा आपको जो उल्टी का मसला होता है उसमें कोई ब्लड नहीं आता, तो आपको रिलैक्स रहना चाहिए। पेन किलर्स बिल्कुल यूज़ ना करें, खाने में एहतियात करें, और अपना एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन टेस्ट अभी करवा लें, क्योंकि पहले इनका बायोप्सी में हुआ था। अगर वो नेगेटिव हो चुका है तो ठीक है, और अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको कोई मुतबादिल रजीम दे देगा। लेकिन ये बिल्कुल भी ना सोचें अपने दिमाग से, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, एच पाइलोरी का रोल है, लेकिन 70% लोगों में स्ट्रेस कॉज है। अच्छा, जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और हम स्ट्रेस रिलीफ की भी बात करते हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें गाइड करेंगे लोगों को कि जब हम स्ट्रेस रिलीफ की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन नहीं, बल्कि आपकी मेडिटेशन हो गया, आपकी योगा हो गया, रिलैक्सेशन टेक्निक हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि उनका स्ट्रेस कम हो सकता है, इसका जो रोल है, क्योंकि लोग, हमारे यहाँ तो यही कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवा देगा तभी हम सही होंगे, हम रिलैक्स करने की कोई भी एफर्ट नहीं करते। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइए, और फिर ये भी बताइए कि एक बड़ा फेमस आप लोग ड्रग देते हैं ना, लीवोसल्प्राइड समथिंग लाइक दैट, जिससे जो कि एक उसमें अब, और आजकल लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं फिर उसको गूगल करते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं ये तो एंटी डिप्रेसेंट है, मुझे डॉक्टर ने दे दिया, ये क्यों दे दिया, बड़ा गलत डॉक्टर है। तो ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए। बिल्कुल, जो IBS है उसमें भी आप जितने मर्जी टेस्ट करवाते हैं वो ठीक आते हैं। और जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, जैसे ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया हो गया, जो मैंने बताया स्ट्रेस की वजह से जो आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, या IBS है जिसमें आपकी आंतें डिस्टर्ब होती हैं, उसमें मेडिसिन से ज़्यादा रोल काउंसलिंग का है, रीअश्योरेंस का है, कि जब आप डॉक्टर के पास जाएँ, मरीज़ तो नहीं समझ रहा, लेकिन डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो उसको एक्सप्लेन करे कि आपके सारे टेस्ट ठीक हैं, आपको कोई ऐसी अलामात नहीं है, और ये आपके माइंड में है, आपने रिलैक्स होना है। तो पेशेंट तब तक उठता नहीं है, या फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा, वो कहेगा कि इसने तो मुझे मेडिसिन नहीं लिखी। जैसे वो कुछ बुजुर्ग हैं, अभी तक वो आते हैं कि जब तक वो इमरजेंसी में आएंगे, जब तक आप ड्रिप नहीं लगाएंगे वो नहीं जाते। वो कहते हैं कि हमें ताकत की ड्रिप लगेगी तो हम ठीक होंगे, हालांकि वो ड्रिप उनके लिए शायद नुकसानदेह साबित हो रही होती है। इसी तरह मरीज़ जो है वो भी, बिलखसूस जिनको फंक्शनल डिस्पेप्सी है,
या IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। और इसमें रीएश्योरेंस का बहुत ज़्यादा रोल है। आप उनको, जैसे आपने कुछ मेडिटेशन और योगा और ये टेक्निक्स बताई, ये सारी हैं। उसके अलावा ये है कि आप अपनी आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाएं। आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी कोई भी होगी तो उससे आपका स्ट्रेस कम होगा। इसी तरह आप फ्रेश ऑक्सीजन जब बाहर निकलते हैं, लेते हैं, तो वो बेस्ट एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन है एक किस्म की। तो अपनी आउटडोर एक्टिविटी कम करें। एक दफ़ा इवैल्यूएशन ज़रूर करा लें। ये नहीं कि आपको वाकई कोई डिजीज़ है और आप एज्यूम कर रहे हो कि बस ये और वो मिस होता रहे। लेट डायग्नोसिस भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और आपके बेसिक इवैल्यूएशन हो जाए तो फिर आप ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी, कौन कहाँ से? जी सलामकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी मैम, हम शाहजहान बालिक। जी बताइए। डॉक्टर साहब, ये मेरे में कल से आज से मेरे के खड्डे डिगार की तकलीफ हो रही है। अच्छा, और तकलीफ क्या हो रही है? यानी कि कुछ जैसे कि मैदा वो डिगार आ रहे हैं खड्डे से, इस किस्म की कुछ मसला है ना। अच्छा ठीक है, और आपकी उम्र भी बता दीजिए। 60 है जी। 60। और पहले भी कोई आपको बीमारी है इससे पहले? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट टाइम हुआ आपको? जी 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 जी। ठीक है। और कोई उल्टी, पेचिस, काले रंग का पाखाना, कोई ऐसा मसला? अल्हम्दुलिल्लाह, शहरी को मैं मक्खन खाता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ मक्खन के साथ एक रोटी और ये आजकल। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, इनके केस में भी अच्छी बात यह है कि कोई रेड और साइंस नहीं है, कोई पहले से कोई बीमारी नहीं है। वैसे तो ज़ाहिर है मायना करके ही पता चलता है, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं तो होपफुली ये ठीक होंगे। और एक दिन का ही हिस्ट्री है और उसमें उन्होंने खुद ही एक फैक्टर बताया कि जो मैं मक्खन खा रहा हूँ तो इसमें आप जो मक्खन है या और जो तली अशियाँ हैं आपकी जो यूज़ कर रहे होंगे आप रमज़ान में, वो अवॉइड करें। और सिंपल स्टमक की जो मेडिसिन्स होती हैं, आप करीबी किसी मॉलेज के पास जाएँ तो वो आपको कुछ 1-2 अद्वियात दे देंगे जो आपने हफ्ते से 10 दिन लेनी होंगी, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो बहुत सारे लोग जो है ना, ये प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स जैसे हम राइजेक की गोली, ओमेप्राजोल है, इसकी भी उनको आदत हो जाती है। थोड़े दिन के लिए डॉक्टर ने दी होती है फॉर सम रीज़न, उसके बाद वो उसकी हैबिचुअल हो जाते हैं। तो क्या इसका हैबिचुअल होना ठीक है, नहीं है, ये भी बताइए। बिल्कुल, ये ऐसी मेडिसिन है ओमेप्राजोल जो हमारे यहाँ ऐसे यूज़ की जाती है जैसे पैनाडोल, ओमेप्राजोल। मतलब हम OPD कर रहे होते हैं, जो सैंपल्स या मेडिसिन होती हैं वो गायब हो रही हैं, हर बंदा खुद से खा रहा होता है। लॉन्ग टर्म में इनके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हैबिचुअल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको अगर तकलीफ़ हो रही है तो आप ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म तक स्टमक के इश्यूज़ चलते रहते हैं और आप कोई मेडिसिन नहीं लेते तो वो फिर अल्सर बन जाता है। अल्सर एक ज़ख़म है और कोई चीज़ नहीं, फिर वो ब्लीड कर सकता है। फिर हमने देखा है कि वो इतना ज़्यादा ब्लीड भी करता है कि आपको खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, लोग शॉक में चले जाते हैं, इवन डेथ हो सकती है। तो अगर आपको स्टमक के इश्यूज़ हैं फिर तो आप ज़रूर मेडिसिन लें स्टमक की। अच्छा, आपने अल्सर की बात की, तो हमारे यहाँ ये भी है ना, जब सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और किसी को ज़ख़म ऑलरेडी है तो फिर वो ब्रूफिन खाना शुरू हो जाते हैं, जो कि मज़ीद। अच्छा, इससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं, फिर कंप्लीट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मुना बात कर रही हूँ जी पिंडी से। जी बताइए। जी, डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मेरी एज है 45 जी, और मेरा वजन अब हो गया है, यानी कि पिछले रमज़ान से लेकर अब तक जो है 42-43 पर आ गया है, यानी कि मेरा वजन कम हो रहा है और ये रीज़न समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है। अच्छा, कब रहती थी कभी कभी ऑन ऑफ, वो ज़्यादा नहीं। तो मैंने अभी टेस्ट करवाया है जिसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज डायग्नोज हुआ है, ठीक है। और मैंने CT स्कैन करवाया था तो उसमें उन्होंने इलियम वाली जगह पर, जहाँ इलियम है वहां पर उन्होंने थिकनेस शो की है। ठीक। तो उसके बाद पता नहीं है कि आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए। और क्योंकि वजन भी कम हुआ है तो प्लीज डॉक्टर साहब से मशवरा करके मुझे बता दें कि डॉक्टर साहब आगे मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हूँ और आगे मुझे क्या करना चाहिए फर्दर। कोई टेस्ट करवाने चाहिए, नहीं कराने चाहिए, क्या मॉनिटर करना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, वजन क्यों कम हो रहा है। आपका पिछले साल से अब तक कितना वजन कम हुआ? जैसे आपने कहा ना 42 पे आया है। जी डॉक्टर साहब, मेरे पिछले साल रमजान के बाद से मैंने जब चेक किया था तो वो 40 यहाँ पर 51 हो गया था, 54 से या 51। फिर अब जो हुआ है तो अब मुझे ज्यादा लग रहा है कि इस साल यानी कि 42 पर, पहले 45 था,
डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते दौरान 42 पर आ गया है, 43 अच्छा 42 एक चीज़ और बताइए कि आप कह रही हैं मैंने टेस्ट करवाया जिसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, वो कौन सा टेस्ट करवाया था आपने? ब्लड में करवाया था, ठीक है। कोई टेस्ट था जिसमें। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ ना। चलिए, थैंक यू वेरी फर्दर मच। टेस्ट कराना ठीक है। चाहिए आंतों का। अच्छा, आज मुझे एक लोग क्वेश्चन और करना है कि आंतों की टीबी का कैसे डायग्नोज होता है कि आंतों की टीबी है? ठीक जी, ठीक, अभी ठीक है, आपको मैं बता बताता दें। हूँ। जी जाकर जी बताइए। अच्छा, जैसा इन्हें बताया कि कब्ज़ भी है और वज़न कम हुआ जो कि सिग्निफिकेंट है, तो और फिर कोई वो ब्लड टेस्ट बता रही हैं जिससे उनको आईबीडी बताया गया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। तो बिल्कुल जब आपका वज़न कम होता है तो जो मोटी मोटी वजूहत हैं, जो आपका अच्छा खासा, ये मैं नहीं कह रहा कि 2-3 किलो वज़न कम हो गया, 4-5 किलो तो आप आगे गए, एटलीस्ट 10 किलो। जब सिग्निफिकेंट आपका वेट लॉस हुआ जैसे ये बता रही हैं, तो फिर अगर कोई और सिम्टम नहीं है, कोई और कॉज नहीं, तो आप सोचते हैं कि शुगर हो सकती है, थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह की चीज़ होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे इनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, वेट लॉस हो गया, तो फिर हमने रूल आउट करना होता है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इनके, अब इनकी आंत के चूँकि सिम्टम्स हैं तो आंत ही इनकी, उनने जैसे बताया सिटी स्कैन में मेरा इलियम की थिकनिंग आ रही है, तो यानी आंत की इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल टीबी की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरह से बता रही हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है टीबी की। आईबीडी भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वेट लॉस हुआ और स्पेसिफिकली ये इलियम की थिकनिंग बता रही है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी नंबर 1 पे टीबी ही होगा। और इनको चाहिए कि अभी अपनी कोलोनोस्कोपी करवाएंगे, जिसमें एक तो ये कंफर्म भी हो जाएगा और फिर वहाँ से बायोप्सी ली जाएगी, जिसमें टिश्यू डायग्नोसिस आएगा, कंफर्म हो जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली इनकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें मेरी इनको ये मशवरा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा डिले ना करें, जब बाकी टेस्ट करवा लें अब अपनी कोलोनोस्कोपी जल्दी से कराएं, और इंशाल्लाह जब टिश्यू डायग्नोसिस आ जाएगा तो अच्छी बात यह कि अगर टीबी आती भी है, अगर आंतों की टीबी, तो वो ट्रीटेबल है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, इसमें इसी में आप थोड़ा सा ये क्रोन्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस और जो आपका कोलन कैंसर होता है, इनके सिम्टम्स में फ़र्क, इनका कौन कौन से टेस्ट स्पेसिफिक है और फिर कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर ऑल 3 ऑफ देम सेपरेटली, ये भी बता दीजिए। अच्छा, जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है उसमें दो जो ज़्यादा कॉमन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स। क्रोन्स हमारे यहाँ शुक्र है कि बहुत कम है, मतलब बहुत ही रेयर हम देखते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो बीमारी है वो अक्सर हमारे यहाँ आती है। उसमें यही अलामात होती हैं कि आपको मोशन हो रहे होते हैं लंबे अरसे से, आपको ब्लड आ रहा होता है, कुछ लोगों को पेट में दर्द और कॉन्स्टिपेशन भी होती है साथ। प्रॉपर वर्कअप बड़ा ज़रूरी है इसमें। हमारे यहाँ एक और ये कॉन्सेप्ट है कि जब किसी को खुदा न खासा पखाने में ब्लड आता है ना, तो पहले तो वो शर्माता है या किसी से डिस्कस नहीं करता, फिर वो अज्यूम करता है ख़ुद से कि मुझे बवासीर का मसला है और वो उसकी मेडिसिन लेना शुरू कर देता है। फिर जो जीपीज़ के पास जाता भी है तो ज़्यादा वो इन्वेस्टिगेशन करवाना नहीं करवाते और मेडिसिन देते हैं। अक्सर होता ठीक है कि बवासीर ही मसला होता है या फिशर हो गया होता है, तो वो तो ट्रीट हो जाता है, कुछ इंप्रूवमेंट आई थी। लेकिन ज़रूरी ये है कि जब आपको ब्लड में स्टूल आए, बिलखसूस लंबे स्टूल में ब्लड लंबे अरसे से आ रहा हो, तो ज़रूर इसकी इवैल्यूएशन करवाएं। उसकी ये वजह है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, आईबीडी जो है, या टीबी हो गई आंतों की, या इवन ट्यूमर हो गया, कोलन कैंसर जैसे आपने बात की, तो उसका और कोई तरीका नहीं है। उसकी अलामात भी बिल्कुल ऐसी हो सकती हैं, हो सकता है आपको और अलामात ना हो, आपको ब्लड आ रहा हो, तो कहीं आप कोलन कैंसर को बवासीर समझ के लेट ना कर रहे हो, इसलिए आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करा लें। और फिर अगर सर्जरी आपको एडवाइस होती है रिसेक्शन, या वो कहते हैं कि उस हिस्से को निकाल दें, तो उसको भी डिले ना करें इससे पहले। क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको उनका ये ख्याल था कि हमें खुद बता रहे थे कि हमें बवासीर है, तो कभी कभी खून आए थे, लेकिन जब हमने उनकी कोलोनोस्कोपी की तो वो तो ट्यूमर था। और इवन एक यंग पेशेंट मैंने देखा कि जिसमें ट्यूमर तो था ही था, वो मेटास्टेसाइज भी कर चुका था, उसके लंग्स था, कोलेस्ट्रॉल, और वो यंग बंदा था। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने कोलन कैंसर और आंतों से रिलेटेड बात कर ली। अब हम थोड़ा सा मैदे की तरफ भी आ जाते हैं। हम जो बात कर रहे थे अल्सर्स की, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसके ऊपर सेल्फ मेडिकेट हम करते हैं, हम एस्प्रिन डिस्प्रिन ले लेते हैं और मज़ीद अल्सर आपका ख़राब हो जाता है खाली पेट। तो इस पर भी लोगों को बताइए कि कौन लोग होते हैं जिनको ये ज़ख़म या अल्सर होता है, और वो कौन सी उनको प्रोटेक्टिव मेडिकेशन या डाइट लेनी चाहिए, और किस तरह उन्हें स्पेशली इन NSAIDs के साथ अपने आप को नहीं करना चाहिए सेल्फ मेडिकेट। जी, इसमें यह कि जो मैदे के अल्सर होते हैं, अच्छा एक ये भी मैं बता दूं कि अल्सर जब तक आपकी एंडोस्कोपी नहीं हुई और देखा नहीं है, तो आप नहीं कह सकते मुझे अल्सर है। हमारे यहाँ ये होता है कि जिसको किसी को भी थोड़ी सी मैदे में तजाबियत हुई, वो कहता है मुझे मैदे में अल्सर है, और वो बताना शुरू कर देता है मुझे तो इतने अरसे से अल्सर है, और वो और ज़्यादा स्ट्रेस लेता है कि मुझे अल्सर है, और उससे और ज़्यादा वो बीमार होता जाता है।
तो जब तक आपकी किसी ने एंडोस्कोपी नहीं की या आपको थोड़ा अरसे से मैदे में कोई जलन होती है तो आप बिल्कुल ये अज्यूम ना करें कि आपको अल्सर है। ठीक है, आपको मैदे की सूजन हो सकती है, लेकिन आप ये ना कहें कि मुझे अल्सर है, आप कहें मुझे मैदे में तेज़ाबियत होती है, ये मसला होता है। अब जब अल्सर जो बनता है उसके कॉजेज़ जो होते हैं उसमें एक तो बिल्कुल एच पाइलोरी का रोल है, एच पाइलोरी अल्सर करवाता है। लेकिन उसमें फिर अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं कि जिनका वो एच पाइलोरी ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है वो उसको एक टेंशन लेके वो कर लें, क्योंकि स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा रोल है। लंबे अरसे से जिन लोगों को मैदे की अलामात रह रही होती है, मैदे की तकलीफ़ होती है, उनमें भी अल्सर बन जाता है। फिर मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन जो है ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें बिलखसूस जो दर्द की दवाएं कभी भी घर में अगर आपको मामूली दर्द है तो आप पैनाडोल ले लें, ठीक है, लेकिन दर्दों की अद्वियात इस्तेमाल ना करें जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए। इसमें जो दर्द की अद्वियात हैं सबसे कॉमन कॉज ये है अल्सर करवाने का। फिर स्टीराइड्स जो हैं ये है। फिर उसके अलावा कुछ हड्डियों की कमज़ोरी के लिए दवाई दी जाती हैं, वो भी इसका कॉज बन सकती हैं। कुछ इवन एंटीबायोटिक्स हैं ऐसी। तो सेल्फ मेडिकेशन जो है वो एक इसका कॉज है। इसके अलावा ये है कि फिर अल्सर्स की भी टाइप्स होती हैं। कुछ तो होते हैं जो इस तरह मेडिसिन से या आपकी डाइट या लाइफस्टाइल, एच पाइलोरी इनकी वजह से। कुछ अल्सर्स होते हैं जो कि मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, यानी वो ट्यूमर भी हो सकते हैं। तो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन उसमें फिर इवेलुएट करना पड़ता है कि जब एंडोस्कोपी की जाती है तो उसकी फिर बायोप्सी लेके उसको देखना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जिगर का जो है फैटी लिवर ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान को होता है। जब भी टेस्ट करो, अल्ट्रासाउंड करो तो उसमें फैटी लिवर निकल आता है। अब थोड़ा सा ये बताइए, ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है इसके क्या कॉजेज़ हैं? हमारे डाइट है या हमारी लाइफस्टाइल है, और इसको कैसे कंट्रोल करना है, और ये कितना हार्मफुल हो सकता है अगर ये वक्त पे इसको कंट्रोल ना करें? बिल्कुल, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है जिसे फैटी लिवर कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है, और इसकी कॉमन होने की वजह से हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं। इवन डॉक्टर्स भी इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि मोस्टली जो अल्ट्रासाउंड हो रहे होते हैं उनमें फैटी लिवर आ रहा होता है। लेकिन ये भी आपको आपके जिगर को मुतासिर करता है। और फिर खुदा ना खास्ता किसी को अगर हेपेटाइटिस हो जाता है या कोई अल्कोहल यूज़ कर रहा होता है या कोई भी ऐसा फैक्टर है जो जिगर को डैमेज करता है, तो वो फैक्टर जब उस बंदे में आएगा और उसका फैटी लिवर भी है तो फिर उसके जिगर के दो दुश्मन हो जाएंगे, फिर वो दोनों मिलकर उसके जिगर को डैमेज करेंगे, उसकी प्रोग्रेशन और भी ज़्यादा हो जाएगी और उसका जिगर और जल्दी डैमेज होगा। तो फैटी लिवर को भी बिल्कुल ट्रीट करना चाहिए, और उसकी वजह जो है वो हमारे एक तो लाइफस्टाइल है ही है, फिर हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं और जेनेटिक्स का भी इसमें रोल है। तो फैटी लिवर के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो ये कि आप अपना वेट लॉस करें, अपनी डाइट मॉडिफिकेशन करें। आप कुछ वेट लॉस के ज़रिए फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा ये भी बताएंगे, हमारे यहाँ बहुत सारे हैबिट है लोगों की, ये तरह तरह के कुश्ते और तरह तरह के माजून खाना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी फॉर डिफरेंट रीजंस, जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी मेटल या वो फौलाद होता है जो कि जिगर को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। तो इसके ऊपर भी बात करिए, जो तरह तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, ये खाया करें ना खाया करें, और इसका क्या असरात हो सकते हैं? जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी अननेसेसरी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए, और बिलखसूस ऐसी अद्वियात जिनमें आपको पता ही नहीं है कि डला क्या हुआ है। जैसे मतलब कोई मेडिसिन होती है ना, आपने आप किसी डॉक्टर को बताते हैं मैंने ये खाई थी, तो वो देख के कहेगा अच्छा इससे ये होता है, ये नहीं होता, पता तो है ना एटलीस्ट कि इसमें डला क्या हुआ है। अब ये जो आपने कुछ अद्वियात बताई कि जो लोग यूज़ करते हैं और बिला वजह यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ ये मैदे को, गुर्दे को, हर चीज़ को मुतासर करते हैं, वहाँ जिगर में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं जिनका जिगर डैमेज हुआ होता है या उनको यरकान हुआ होता है, तो उनके हम सारे टेस्ट करा लेते हैं और वजह नहीं पता चल रही होती, और उसको कहा जाता है ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज़, डिले उससे कहते हैं। तो वो बिल्कुल आपका जिगर डैमेज करवाता है, और वो ऐसे ही डैमेज करवाता है जैसे कि बाकी हेपेटाइटिस या बाकी कॉजेज़ हैं। तो ये जो सेल्फ मेडिसिन हैं और सेल्फ मेडिकेशन और जो ऐसी बिलखसूस चीज़ें जिनका बिल्कुल पता नहीं है कि इनमें क्या है, बिल्कुल इनको अवॉइड करें। और कुछ लोग तो जिगर के लिए ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनका ये ख्याल होता है कि जिगर की गर्मी है और उसके लिए हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। बहुत फेमस है ये, कहते हैं मिल्क थिसल बहुत अच्छा है या सिल्वर बहुत अच्छा है, तो ये वाकई ठीक होता है कि नहीं? बिल्कुल, इनके तो रोल हैं और लिवर के लिए अच्छे हैं, और इन पे तो ये ना कि कोई ये सप्लीमेंट यूज़ कर रहा है तो आप देख के कह सकते हो अच्छा ये यूज़ कर रहे हैं। जो आपने बात की ना, वो कुछ लोग कुछ माजून और कुछ टेस्ट, उसमें तो पता ही नहीं कि डला क्या हुआ है, वो डला हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जब तेज़ाबियत होती है तो वो एंटासिड्स भी लेना शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट किस्म के वो मिक्सचर
मिक्सचर्स हैं, कार्बोनेटिव हो गया, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, या जो भी मार्केट में मिल रहा होता है, तो उसके लिए क्या बेहतर है, क्या लेना चाहिए? फॉर एग्जांपल ठंडा दूध पी लेना चाहिए एसिडिटी को कम करने के लिए, या बहुत सारे लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक पीना शुरू हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैंने वो पिया तो नींबू सोडा पिया तो मेरा ठीक हो गया। तो व्हाट इज़ द आइडियल? क्या जब आपको तेजाबियत हो, आपको बदहजमी सी फील हो रही हो, ऊपर आ रहा हो, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये भी एक मिथ है कि जब किसी को तेजाबियत हो या थोड़ा सा मैदे में डिस्टर्बेंस हो तो फ़ौरन कहते हैं इसको कोई ड्रिंक हाँ, पिला दो, बिल्कुल। 7 अप पिला दो या हाँ, कोई भी इस तरह। बिल्कुल। तो वो तो आपको पहले एसिडिटी, आप मज़ीद एसिड डाल रहे हो, वक्ती आपको शायद महसूस होगा, हाँ। लेकिन वो तो आप मज़ीद आप उसमें एसिड ऐड कर रहे हो। तो इसमें जो भी ओवर द काउंटर जैसे चीज़ें अवेलेबल हैं आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म हो तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर से एवेलुएट करें। अच्छा, फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर वगैरह लेना चाहिए। कॉलर ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताइए, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? साजिदा परवीन दीदी खान से। जी बताइए, क्या इशू है आपका? वो ना मैदे का मसला है, बहुत दिन हो गए, डॉक्टर को भी दिखाया है, ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, मसला है क्या, होता क्या है आपको, अलामात क्या है? जलन होती है अच्छा, और उल्टियाँ वगैरह भी आती हैं। टेस्ट हुए हैं आपके? जी जी। अच्छा, आप अपने बता दीजिए कौन कौन से टेस्ट करवा चुकी हैं, उम्र कितनी है, ताकि फिर डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। उम्र 40 ईयर्स। ठीक है। और टेस्ट क्या हुए हैं आपके? जी। कौन कौन से टेस्ट आपके हो चुके हैं? अच्छा, टेस्ट हाँ, मतलब आपकी कोई जब आप डॉक्टर के पास गई हैं, आप इसको जाके आपने डॉक्टर को दिखाया है? जी जी, उन्होंने ये ना मेडिसिन दी है, टैबलेट वगैरह, रूलिंग 20 कैप्सूल है, वही दिए हैं। टेस्ट क्या करवाए उनने, और कितना अर्सा हो गया आपका मैदा जो है इसमें तकलीफ है? जी 4 ईयर्स। अच्छा, 4 ईयर से हो गए, ठीक है। कोई वज़न वगैरह कम तो नहीं हो रहा आपका? नहीं नहीं, वजन वगैरह तो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अभी आपको बताते हैं। अच्छा, आप जैसे ये बता रही हैं कि 4 साल से इनको जलन स्टमक है का मैदे मसला है, में। क्रोनिक डिस्पेप्सिया हो चुका है और मेडिसिन से इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो इनकी डिटेल्ड हिस्ट्री और इवेल्यूएशन करनी होगी कि उसका कॉज क्या है। उस कॉज को आप ट्रीट करेंगे तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन जैसे ये बता रही हैं कि इतना टाइम होगा और मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इनको दोबारा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपने जो बेसिक ब्लड टेस्ट हैं वो, अल्ट्रासाउंड, और लाइकली इनको एंडोस्कोपी की ज़रूरत कराना होगी। चाहिए। अच्छा, इसी पे आप थोड़ा सा बताइए कि जनरल इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं? एक किसी भी इंसान को मैदे से रिलेटेड कोई भी मसाइल होते हैं, चाहे वो मैदे की जलन है, डकार है, बदहजमी है, ब्लोटिंग या गैस है, या फिर उसको कभी पेचिश रहता है, कभी कब्ज रहता है, तो वो कौन से सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस है कि वो करा लिया करे? वो कौन से? वैसे तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उसकी क्या हिस्ट्री है, लेकिन क्या जैसे एग्जामिनेशन है। एनुअल आप कह रहे हैं स्क्रीनिंग में, लेकिन जो एक तो आपका ब्लड सीपी हो गया कि आपको ब्लड की आइडिया हो जाता है, फिर आपके एलएफटीज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लिवर फंक्शन और टेस्ट मेरा वगैरह। ख्याल है कि जब भी आप अपने टेस्ट करवाएं तो एक दफ़ा स्क्रीनिंग हेपेटाइटिस बी सी की करवा लेनी बहुत चाहिए। उसके अलावा आपका अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोगों को ना पित्ते में पथरी होती है, उसकी वजह से भी अलामात आ रही होती हैं, तो एक अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। और फिर अगर कोई रेड साइंस आते हैं और कोई आपका डॉक्टर समझता है कि आपके सिम्टम्स लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, तो फिर आपकी एंडोस्कोपी भी इसकी अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन। पित्ते का प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, पित्ते की पथरी स्पेशली बहुत है, तो इसके लिए अक्सर कहा जाता है कि फ़ौरन आप सर्जरी करा लें, तो क्या वाकई फ़ौरन सर्जरी ज़रूरी होती है, या पहले कोई इसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी है या नहीं है? इसमें जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है वो तो सर्जरी है, ठीक। लेकिन अगर आपको वो तकलीफ़ नहीं दे रही तो आप बिल्कुल वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार वो और इसकी अलामात स्पेसिफिकली करती हैं। बताइए, किस तरफ दर्द होता है, क्या होता है इसमें? इसमें एक तो ऐसी अलामात आती हैं जैसे मैदे की तकलीफ होती है, जैसे आपको बदहज़मी होगी, पेट भारी होगा, बिलखसूस राइट साइड पे, आपको सीने की राइट साइड पे बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, और जो कि बैक की तरफ भी जा सकता है। फिर बाज़ कभी कॉम्प्लिकेट कर जाए, पथरी स्लिप हो जाए और वो पित्ते की नाली तक चली जाए, तो फिर आपको शदीद सीने में दर्द होता है, जो कि कमर की तरफ भी जाता है और आपकी लबलबे में सोजिश करवा देता है, जिसको पेनकिटाइटिस कहते हैं। वो एक और इसकी पेचीदगी है। तो अगर तो ये आपको बार बार तंग कर रही है और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, फिर तो आप ज़रूर सर्जरी करवाएं।
ठीक है, तो आप सुन लीजिए, इसको डिले मत किया करें। अगर किसी को पथरी आ ही जाती है तो फिर वो जो है फ़ौरन सर्जरी करें। डाइट क्या आप सजेस्ट करेंगे एक अच्छी गट के लिए? भाई आप चाहते हैं इन सारे लोगों को जितने भी मसले हैं, आपने कहा कम खाएं, चिकना ज़्यादा ना खाएं, रिफाइंड फ्लावर ना खाएं, होल व्हीट खाएं, और कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करें, मतलब टोटल अवॉइड करें, और क्या स्पेसिफिक क्या खाएं, थोड़ा सा आप गाइड करें। इसमें ऑब्वियसली जितने भी इश्यूज़ हैं, सबसे पहले तो मेडिसिन बाद में आती हैं, सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस आती हैं। उसमें यही है कि अपनी डाइट में फाइबर बढ़ा दें, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया, फ्रूट, वेजिटेबल्स, सैलड, ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। इसके अलावा ये है कि खाना जो आप जो डाइट लेते हैं उसमें जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इसको अवॉइड करें। कभी कभार चलें हो जाता है, लेकिन मोस्टली इसको कोशिश करें घर का खाना खाएं। स्पाइसेस का क्या रोल है? ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बिलखसूस जो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, पराठा, समोसा, पकौड़ा, ये तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। यही दो चीज़ें मेनली, कि तली हुई चीज़ें और तेज़ मिर्च मसाला, ये आप अवॉइड करें। फिर आप अगर जैसे आटा है, होल व्हीट इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे भी फाइबर आ जाता है। और फ्रूट, वेजिटेबल्स, यही चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं, और बेकरी आइटम्स जो इनको अवॉइड करें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको वाकई कोई रुकावट आ रही होती है, वो सही तरह से निगल नहीं पा रहे होते, और उनका खाना जो है वो ऊपर रिफ्लक्स हो रहा होता है ऊपर की तरफ, तो वो कौन से ऐसे टेस्ट कराएं ताकि उन्हें पता चले कि उनकी जो नाली है उसके अंदर कोई मसला है, रुकावट है, या कोई हर्निया है, वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? देखें, जिन लोगों को ये मसला होता है कि खाना निगलने में प्रॉब्लम आ रहा होता है, उसमें कुछ लोगों को होता है कि सिर्फ सॉलिड से होता है, जैसे खाना खाते हैं तो फंसता है, लेकिन अगर लिक्विड पीते हैं तो ठीक होता है, या फिर कुछ लोगों को दोनों से हो रहा होता है। तो उसमें बहुत सारी वजूहत है। उसमें ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपको खुदा ना खास्ता कोई स्ट्रक्चर है, आपकी खुराक की नाली जो है वो तंग हो चुकी है, या एक लेजिया होता है जिसमें खुराक की नाली का निचला हिस्सा जो होता है वो रिलैक्स नहीं करता है जब वो खाना खाती हैं, इसलिए वजह से पुराना खाना जो है वो जमा रहता है। जब वो खाना खा लेते हैं तो उनका सीना भारी हो जाता है, और वापस उनको पुराना खाना भी वापस आता है, वापस वो वॉमिट करते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो निगल ही नहीं पाते, यानी वो खाना निगल ही नहीं सकते। उसमें अमूमन ये होता है कि एक वेब होता है, बिलखसूस ख़वातीन में जिनका आयरन लो होता है, हेमोग्लोबिन कम होता है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। फिर खुदा न खासा आपकी एज ज़्यादा है, वज़न गिर रहा है, तो फिर ये खुराक की नाली का कैंसर भी हो सकता है, फिर अल्सर भी होते हैं। तो अगर ऐसी अलामात हों तो फिर तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और क्या कराना और चाहिए? वो आपके जो टेस्ट हैं, बैरियम भी करवा सकते हैं, और फिर एंडोस्कोपी करके भी अगर वेब हो उसको डायलेट कर दिया जाता है, अल्सर हो या कोई ग्रोथ है तो उसकी बायोप्सी ले ली जाती है, एक लेजी है तो उसको भी डायलेट किया जा सकता है। अच्छा, इसके लिए भी मतलब सर्जरी की ज़रूरत होती है या वैसे भी हो जाता है? इसमें एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन मोस्टली जो है। तो जब अगर किसी डॉक्टर ने आपको कहा है कि एंडोस्कोपी करा लो और वो कैमरा डाल के देखते हैं, तो वो उस कैमरा डालने के प्रोसीजर में भी खुल सकता है, जैसे कि आपके एंजियोप्लास्टी वगैरह में होता है। अच्छा, ये जो मैदे के मसाइल हैं और हम जिगर के मसाइल बहुत सारे लोगों को होते हैं, और वो फिर उसको खुद ब खुद हमने जैसे कहा कि स्पॉइल करते रहते हैं, और हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग नहीं कराते, तो थोड़ा सा आप ये जो यरकान हो जाता है, जॉन्डिस, और उसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस और साथ वैक्सीनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस बता दें कि प्रिवेंशन कैसे करनी है हेपेटाइटिस की, वैक्सीन कौन सी लेनी है, और अगर हो जाए तो फिर उसका जो ट्रीटमेंट अब है तो उसकी कितनी कंप्लायंस होनी चाहिए? देखें, जो हेपेटाइटिस है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसको मैं दो में डिवाइड करूँगा। एक होता है पीला यरकान जो कि हेपेटाइटिस ए या ई होता है, एक होता है काला यरकान जो कि बी और सी होता है। अब हेपेटाइटिस ए और ई ये होता है कि आपको पीला यरकान होता है, आपको देखने वाला दूर से बताएगा, आपकी रंगत पीली हो जाएगी कि आपको तो यरकान है। तो इस लिहाज से ये इतना ख़तरनाक नहीं है कि इसका पता चल जाता है, ये नज़र आता है। कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेट हो जाता है जिसको फुलमिनेंट हेपेटाइटिस कहा जाता है, लेकिन ये गंदे पानी से होता है। तो आप बाहर का जो मैंने कहा कि पानी उबाल के इस्तेमाल करेंगे, बाहर का खुराक जो है वो उसे अवॉइड करेंगे, तो आप इससे मुकम्मल तौर पे बच सकते हैं। और अगर ये हो भी जाता है तो ये 4 से 6 हफ्ते में क्लियर हो जाता है अमूमन। जो काला यरकान है, जो हमारे लिए असल प्रॉब्लम है, जिसको हेपेटाइटिस बी और सी कहा जाता है, उसको काला शायद इसीलिए कहा जाता है कि वो शो नहीं करता अपने आप को, आपको कोई अलामात नहीं आएंगी, वो एक खामोश कातिल है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी हो गया तो हो सकता है 10 साल 15 साल उसको पता ही ना चले, और वो अचानक से एक दिन इमरजेंसी में लैंड करेगा, जब उसका जिगर डैमेज होगा, उससे खून की उल्टी हो रही होगी, या पखाना काला आ रहा होगा, या उसका पेट सूज गया होगा जिसमें पानी पड़ी होगी, या वो मुकम्मल गुनूदगी में हो, उस वक्त जाके पता चलता है कि मुझे तो कई सालों से हेपेटाइटिस था और उसने मेरा जिगर डैमेज कर दिया। अच्छा, अब उसमें जो दो टाइप्स हैं बी और सी, उसमें सी की तो वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है, और कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप बड़े आराम से लगवा सकते हैं। सब लोगों को चाहिए कि अपना हेपेटाइटिस बी और सी का एक दफ़ा टेस्ट करवा लें, और जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी नहीं है
वो अपनी वैक्सीनेशन लाजमी करवा लें। हमने कोविड की वैक्सीनेशन करवाई, हम बी की भी करवा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, और ये आप खुद अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं। आप अपनी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करवाएं ताकि आप लाइफ लॉन्ग इससे प्रोटेक्ट रहें। बाकी जहाँ तक हेपेटाइटिस सी का ताल्लुक है, उसकी फ़िलहाल तक कोई वैक्सीन अप्रूव नहीं है। उसमें ये है कि आप अपना टेस्ट कभी कभी करा लिया करें, और इन केस अगर आपको हेपेटाइटिस सी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आप अपना PCR करवा के फ़ौरन अपने मौलिज से दवाई लें। आजकल इतनी अच्छी अद्वियात मौजूद हैं कि रिजल्ट्स जो हैं मोर देन 90% रिजल्ट्स आ रहे हैं, और कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने सुना है, रमज़ान का आखिरी अशरा भी है और ईद भी आ रही है, तो अपनी ईद को भी ख़राब मत कीजिए, अपने प्यारों की भी मत कीजिए। और इस दफ़ा जो आपने ईद का मेन्यू बनाना है उसमें चिकना कम होना चाहिए, उसमें तली हुई चीज़ें कम होनी चाहिए। रिफाइंड फ्लोर की जगह आपने ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट, चाहे महंगा भी है खुद उगा लीजिए, लेकिन वेजिटेबल्स, फल फ्रूट, सब्जियां और होल व्हीट के साथ चीज़ें बनाइए, कम खाइए, और खाने के बाद खूब जो है वो आपने वर्जिश भी करनी है ताकि OPD ना हो, बल्कि आप बाहर पार्क वगैरह में जाके एंजॉय कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।